हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। ठीक है, अगर आप जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 पूछा जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमने सेक्शन 22 तक कवर कर लिया था, आज हमें करना है सेक्शन 23 से। देखिए, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, आपको समझ आएगा कि कैसे लॉ को सिंप्लीफाइड तरीके से समझा जा सकता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा जा सकता है। देखिए, मैंने ना काफी वीडियोस देखी हैं जहां पर 1-2 घंटे में पूरे एक्ट को समझा दिया जाता है, और मैंने ये भी देखा है कि बहुत ज्यादा क्रेज है ऐसी वीडियोस का। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट एक दो नंबर से रह जाते हैं और आपको लगता है कि हम क्यों रह रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जो आप वो वीडियोस देख के आपको लगता है ना, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हमें सब आता है। वो वीडियोस देखने की जरूरत तब होती है जब आपने एक एक सेक्शन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद आप रैपिड रिवीजन वाले बैच को ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले आपको एक एक सेक्शन को पढ़ना है। अगर मैं चाहती तो मैं भी 1-2 घंटे में पूरा एक्ट कवर करा देती, लेकिन नहीं, अभी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेरे इस वीडियो लेक्चर से एक बच्चे का भी सिलेक्शन होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि इस तरीके से पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, मैं कोई व्यूज के लिए या अपने चैनल को फेमस करने के लिए अभी फिलहाल नहीं ऐसा कुछ कर रही हूँ। वो एक बाद की बात है कि चीजें क्या रहेगी, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ जो स्टूडेंट सीरियसली हर एक चीज को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं एक अच्छा लेक्चर सीरीज को अपलोड करूं। ठीक है, मैं उस एक स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रही हूँ जो इस वीडियोस को, मेरे लेक्चर सीरीज को देखते हैं, क्योंकि कुछ मैं देख रही हूँ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंटिन्यू मेरी लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब उनमें से जो भी स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि जितने पेशेंस के साथ वो मेरी वीडियोस का इंतजार कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस को समझ पा रहे हैं, तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा। ठीक है, तो आप भी अगर सिलेक्शन चाहते हैं, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो याद रखना, पूरी पूरी चीजें पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद करना अपनी जो भी रैपिड रिवीजन बैच वगैरह है। अब देखिए, सेक्शन 23 हमारी किस बारे में बात कर रहा है? कंट्रोलिंग पावर के बारे में बात कर रहा है। ये सेक्शन कहता है कि जो नॉन जुडिशियल मैटर होंगे उन पर किसका कंट्रोल होगा? तो कंट्रोल ऑफ नॉन जुडिशियल मैटर इज वेस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो गैर न्यायिक राजस्व मामलों का नियंत्रण स्टेट गवर्नमेंट में निहित है। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, भाई देखो, ये नॉन जुडिशियल मैटर है, ये तो हम देख लेंगे, लेकिन आप जुडिशियल वाले जो मामले हैं और ये जो सेटलमेंट वाले जो मामले हैं, इनको तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आप ही देखिए। ठीक है, आ रहा है समझ आपको? एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू वर्क कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, प्रशासनिक राजस्व कार्य सरकार नियंत्रित करती है। ठीक है, ये 23 का सबसेक्शन 1 हो गया। लेकिन एक बात साथ में कह दी गई, जुडिशियल और सेटलमेंट मैटर्स कौन देखेगी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो सिंपल सी बात याद रखना, जब जुडिशियल जो है सेटलमेंट, जुडिशियल और सेटलमेंट के जो मैटर्स आएंगे उसको देखेगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, और जो नॉन जुडिशियल मैटर्स होंगे वो कौन देखेंगे? वो देखेगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर देखिए, और जो हमारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो क्या कंट्रोल कर रही है? रेवेन्यू जुडिशियल मैटर्स। ठीक है, फिर है इसका सबसेक्शन 2, जुडिशियल मैटर। जुडिशियल मैटर मींस प्रोसीडिंग। देखो, आपको पता होना चाहिए जुडिशियल मैटर का मतलब क्या है। तो जुडिशियल मैटर वह प्रोसीडिंग है, वह कार्यवाही है जो जिसमें क्या हो रहा है? डिसाइड कर रही है राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज। तो देखिए, अगर कोई ऐसी कार्यवाही चल रही है जिसमें पक्षों के अधिकार और दायित्व को तय किया जा रहा है तो हम कहेंगे ये जुडिशियल मैटर है। ठीक है, हम कहेंगे ये जुडिशियल मैटर है। एग्जाम्पल, रेवेन्यू अपील। ठीक है, एक रेवेन्यू का क्या है, एक मैटर है, उसकी अपील फाइल होती है। ठीक है, अगर हम उस अपील में डिसाइड कर रहे हैं ओनरशिप राइट, तो हम क्या कहेंगे? ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। नॉन जुडिशियल रेवेन्यू मैटर्स, अब एमसीक्यू कर लेते हैं। नॉन जुडिशियल रेवेन्यू मैटर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है?
बताइए। नॉन जुडिशियल रेवेन्यू मैटर्स आर कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। गैर न्यायिक राजस्व मामलों का नियंत्रण किसके पास है? वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और जुडिशियल रेवेन्यू मैटर्स आर कंट्रोल्ड बाय, जो जुडिशियल रेवेन्यू मैटर्स है उनको कौन कंट्रोल करेगी? उनको भाई करेगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर है हमारा जुडिशियल मैटर्स मीन्स प्रोसीडिंग डिसाइडिंग, हम उसको जुडिशियल मैटर कहेंगे, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे। ठीक है, किसको? जिसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज पार्टीज की डिसाइड की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, कंट्रोलिंग पावर। और कंट्रोलिंग पावर किस सेक्शन में है? तो देखिए, कंट्रोलिंग पावर हमारा सेक्शन 223 में है। तो आपको ऐसे याद रखना है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जब हम किसी मैटर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो दोनों तीनों मैटर, ऐसे याद रखो, दोनों तीनों मैटर को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो आपको ये ऐसे याद रहेगा कि 2 और 3 में है कंट्रोलिंग पावर, 2 और 3 में। ठीक है, फिर सब ऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में, इससे पहले की जो वीडियोस है उसमें समझा दिया था कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स क्या है और ऑफिसर्स क्या रहेगा, मैंने पहले समझा दिया था। अब मैं आपको नोट्स के पैटर्न में बताऊंगी। पहले मैंने आपको एक टेबल फॉर्मेट में बताया था, एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में बताया था, अब आपको समझ आने लगेगा। जो स्टूडेंट वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सकता है आपके सर के ऊपर से सारी चीजें चले जाए, इट माइट बी पॉसिबल। ठीक है, तो वीडियो को जो इससे पहले की वीडियोस डालती है उसको जरूर देख लेना। अब देखिए, कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा। तो क्या कहा, अगर हम डिवीजन लेवल के सबऑर्डिनेशन की बात करें, मैंने आपको बताया था राजस्थान स्टेट है, उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहले एक स्टेट है, उसके बाद उसका डिवीजन में डिवाइड कर दिया, फिर डिवीजन का हमने डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया सब डिवीजन में, फिर उसके बाद आ गई हमारी तहसील, और फिर उसके बाद आ गई मेरी सब तहसील। ठीक है, अब देखिए, जितने भी एडिशनल कमिश्नर्स हैं, जितने भी कलेक्टर्स हैं, जितने भी एडिशनल, देखो डिवीजन लेवल का सबऑर्डिनेशन बोल रहे हैं कि जो डिवीजन लेवल के सबऑर्डिनेशन में, तो देखिए डिवीजन के जो सभी राजस्व अधिकारी हैं वो कमिश्नर के अधीन होते हैं। अब देखो, आप कहोगे एडिशनल कमिश्नर हो गए, ये तो डिवीजन के होते हैं, लेकिन कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं ना। तो देखो, ये कलेक्टर तो डिवीजन से छोटा होता है ना, तो भाई जो जो छोटे ऑफिसर्स हैं वो सारे आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सारे एडिशनल कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, एसडीओज, असिस्टेंट कलेक्टर्स, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन डिवीजन आर सब ऑर्डिनेट टू द कमिश्नर, सब कमिश्नर के क्या होंगे? अधीन होंगे। फिर है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल सबऑर्डिनेशन, तो ऑल एडिशनल कलेक्टर्स, ठीक है, ऑल एडिशनल कलेक्टर्स। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गए हैं, वो डिवीजन लेवल था, डिवीजन बड़ा होता है और डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर क्योंकि सबसे बड़े हैं, तो उन कलेक्टर के अधीन कौन कौन है? तो उन कलेक्टर के अधीन होंगे एडिशनल कलेक्टर, एसडीओज, असिस्टेंट कलेक्टर्स, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, ठीक है, नायब तहसीलदार, और ये सब होंगे हमारे कलेक्टर के अधीन। फिर है सब डिवीजन, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट को हमने डिवाइड कर दिया सब डिवीजन में। अब सब डिवीजन का सबसे बड़ा उच्च अधिकारी कौन है? तो वहां पर हमारा सब डिवीजन में सबसे बड़ा उच्च अधिकारी था एसडीओ, हम जिसको असिस्टेंट कलेक्टर कह रहे थे। तो देखिए, तहसीलदार हो गए, एडिशनल तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, ये सब असिस्टेंट कलेक्टर के अधीन रहेंगे, जिनको हम एसडीओ भी कहते हैं। ठीक है, सब डिवीजन, ठीक है, ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर भी जिसको हम कहते हैं, जो असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं, तो ये सारे उसके अधीन हो जाएंगे। फिर तहसील लेवल पे, तो तहसील लेवल पे सबसे बड़े अधिकारी कौन? तहसीलदार। अब तहसीलदार के सबऑर्डिनेशन कौन है? तहसीलदार के अधीन कौन कौन है? तो देखिए, तहसीलदार के बाद कौन बचा? एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार। तो फिर ये दोनों तहसीलदार के क्या होंगे? ये होंगे तहसीलदार के अधीन। फिर देखिए उसके बाद सेटलमेंट कमिश्नर कंट्रोल, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, ठीक है, देखो ये जो सारे ऑफिसर्स है रेवेन्यू ऑफिसर्स, जो भी सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो किससे रिलेटेड काम कर रहे हैं? सेटलमेंट से। ये सेटलमेंट जो ऑफिसर है ना, ये जो सेटलमेंट ऑफिसर्स होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल यही लोग हैं, ये बात याद रखना। तो जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जो कि सेटलमेंट से रिलेटेड हैं, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? सेटलमेंट कमिश्नर के। ठीक है, तो जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जो सेटलमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो हमारे होंगे सेटलमेंट कमिश्नर से
सेटलमेंट कमिश्नर के अधीन। ठीक है, अब देखिए सेटलमेंट ऑफिसर कंट्रोल, जितने भी तहसीलदार हैं, एडिशनल तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, ये सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे? सेटलमेंट ऑफिसर के। देखो तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये हमने ऊपर पढ़ा, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये असिस्टेंट कलेक्टर के भी अधीन है, सबऑर्डिनेशन है। अब हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, अगर ये क्या कहते हैं सेटलमेंट एरिया में है ये वाले सारे अधिकारी, तो फिर ये सेटलमेंट ऑफिसर के अधीन हो जाते हैं। और मैं आगे बताऊंगी कि सेटलमेंट जो होते हैं, सेटलमेंट ऑफिसर, उनका काम क्या होता है। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया भी था कि डायरेक्टर्स हमारे डिवीजन लेवल में होते हैं, तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स का काम क्या होता है। तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, ये सब किसके सबऑर्डिनेट है? डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के। ठीक है, ये किसके सबऑर्डिनेट है? डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के। फिर हमारा क्या आता है? लैंड रिकॉर्ड से सभी जुड़े लैंड रिकॉर्ड से जुड़े सभी अधिकारी क्या करते हैं? डायरेक्टर के अधीन होते हैं। ठीक है, अब है हमारा लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कंट्रोल, जितने भी तहसीलदार वगैरह हैं, ये सब सबऑर्डिनेट होंगे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के अपने एरिया में। तो तहसील स्तर पर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का कंट्रोल होता है। ठीक है, फिर है स्पेशल लोकल ऑफिसर, जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है स्पेशल लोकल एरिया के लिए, वो सब सबऑर्डिनेट होते हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के और सेटलमेंट ऑफिसर के एज एप्लीकेबल। तो ये सबऑर्डिनेशन आपको याद रखना है। फिर है हमारा सेक्शन 25 जो कि बात करता है इनकी पावर क्या है, ड्यूटीज क्या है। ध्यान से समझना, जो कलेक्टर है, कलेक्टर कहाँ पे थे? कलेक्टर हमारे थे डिस्ट्रिक्ट में। एसडीओ सब डिविजनल साहब कहाँ थे? हमारे सब डिवीजन में। और तहसीलदार कहाँ थे? हमारे तहसील में। तो ये जो है अपनी क्या करेंगे? अपनी एक्सरसाइज पावर करेंगे, अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अपनी ड्यूटीज को एक्सरसाइज करेंगे विद इन देयर जुरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। तो देखिए अपने ही क्षेत्र में ये अधिकारी सभी कानून के साथ पावर को एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो डिस्ट्रिक्ट में काम कीजिए, डिवीजन में जाने की जरूरत नहीं है आपको। तहसीलदार आप तहसील में काम कीजिए, सब डिवीजन में जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, फिर सेटलमेंट कमिश्नर की पावर्स। ये जो सेटलमेंट कमिश्नर होता है ना, ये इंचार्ज होता है सारे सेटलमेंट मैटर्स का। पूरे राज्य में जो भी सेटलमेंट का काम है वो सेटलमेंट कमिश्नर ही देखता है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स पावर, ही कंट्रोल्स सर्वे प्रिपरेशन। अब देखो ये डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है ना, उनकी उनकी पावर क्या है? वो क्या करेंगे? तो वो क्या कर रहे हैं? वो ही कंट्रोल सर्वे प्रिपरेशन, रिवीजन, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ये लैंड रिकॉर्ड बनाना, उसको मेंटेन करना, ये सब डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड का ही काम है। फिर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, इनकी क्या पावर है? ठीक है, इनका क्या काम है? तो देखिए ये अपने क्षेत्र में लैंड रिकॉर्ड अधिकारी के रूप में काम करते हैं। सेटलमेंट ऑफिसर की क्या पावर है? ये काम करते हैं अपने क्षेत्र में, सेटलमेंट ऑफिसर का काम करते हैं। एडिशनल ऑफिसर की क्या पास क्या पावर है? द एक्सरसाइज पावर ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स एज डेलीगेटेड बाय गवर्नमेंट। असिस्टेंट कलेक्टर और नायब तहसीलदार की पावर, दे वर्क अंडर डेलीगेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद इन डिस्ट्रिक्ट और तहसील, जो इनको स्टेट गवर्नमेंट काम डेलीगेट करती है वो काम। अब सेक्शन 24 और 25 के एमसीक्यू कर लेते हैं। देखो डिवीजन के अंदर, डिवीजन क्या सबसे बड़ी है? अगर एक डिवीजन है तो उसमें तहसीलदार किसके सबऑर्डिनेट होगा? तो भाई अगर हम डिवीजन की बात कर रहे हैं तो डिवीजन में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कमिश्नर। तो फिर तहसीलदार किसके सबऑर्डिनेट हो जाएगा? उस डिवीजन में कमिश्नर के, क्योंकि डिवीजन में कमिश्नर ही हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट है तो सब डिविजनल ऑफिसर किसके सबऑर्डिनेट होगा? तो देखो ढूंढो, सब एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा उच्च अधिकारी कौन है? कलेक्टर। तो फिर ये एसडीओ उस कलेक्टर के अधीन हो जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट में। फिर एक सब डिवीजन है, उस सब डिवीजन में तहसीलदार किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? तो सब डिवीजन का सबसे बड़ा उच्च अधिकारी कौन था? असिस्टेंट कलेक्टर, जिसको हम एसडीओ कह रहे थे। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा सब डिवीजन का हेड एसडीओ होता है, तो तहसीलदार उसके अधीन होगा। फिर डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड इज इंचार्ज ऑफ, ये जो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड होते हैं ये किसके इंचार्ज होते हैं? इनका क्या काम होता है डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड का? ये करते हैं लैंड रिकॉर्ड और सर्वे। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, ये इनका काम होता है।
फिर है सेटलमेंट कमिश्नर इज इन चार्ज ऑफ, ये जो सेटलमेंट कमिश्नर होते हैं ये किस चीज में के इंचार्ज होते हैं, तो ये सेटलमेंट मैटर्स देखते हैं स्टेट में। और एडिशनल कलेक्टर कैसे काम करता है, तो देखो एडिशनल कलेक्टर वो काम करेगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा, जो उसको पावर डेलीगेट होकर आ रही है वो कलेक्टर के समान पावर यूज करता है एडिशनल कलेक्टर, जो उसको डेलीगेट होकर आ रही है। फिर है हमारा सेक्शन 26। देखिए पावर डेलीगेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 26 क्या बात कर रहा है, एडिशनल पावर ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिसर। देखो जो पावर आपको मिली है वो तो मिली ही गई है, लेकिन उसके अलावा कुछ एडिशनल पावर भी कोर्ट्स को दी जा सकती हैं और ऑफिसर्स को दी जा सकती हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कन्फर कर सकती है, हायर पावर ऑन लोअर ऑफिसर बाय नोटिफिकेशन। बेशक से वो एक लोअर ऑफिसर ग्रेड का जो वो बेशक से वो एक लोअर ग्रेड का ऑफिसर है, लेकिन उसको हाईएस्ट ग्रेड के ऑफिसर की पावर दी जा सकती है, लेकिन जब जब स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देगी ऑफिशियल गैजेट में कि ये तहसीलदार है लेकिन हम इनको पावर दे रहे हैं कलेक्टर की। अब देखिए एक नायब तहसीलदार है तो क्या उसको तहसीलदार की पावर मिल सकती है, बिल्कुल। नायब तहसीलदार है उनको तहसीलदार की पावर मिल सकती है। क्या तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर की पावर मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर को क्या कोई और हायर पावर मिल सकती है, तो असिस्टेंट कलेक्टर को हायर पावर मिल सकती है। तो असिस्टेंट कलेक्टर की हायर पावर क्या हो गई, जैसे कि उसको एसडीओ की पावर मिल सकती है, कलेक्टर की भी मिल सकती है, सेटलमेंट ऑफिसर की भी मिल सकती है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की भी क्या है उसको पावर मिल सकती है। फिर है एसडीओ पावर, तो एसडीओ के अब एसडीओ से बड़ी अथॉरिटी क्या हो गई, क्योंकि एसडीओ तो खुद असिस्टेंट कलेक्टर रैंक का है, तो फिर उससे बड़ा कौन हो गए, कलेक्टर साहब हो गए, उसकी पावर मिल सकती है। देखो सेटलमेंट एसडीओ है तो ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर तक की पावर मिल सकती है। जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया ना कि क्या तहसीलदार को कलेक्टर की पावर मिल सकती है, वो नहीं, सेम लेवल की मैं बात कर रही हूँ। जैसे नायब तहसीलदार को तहसीलदार की मिल गई, असिस्टेंट कलेक्टर को कलेक्टर की मिल गई, तो ऐसी एसडीओ को पावर मिल सकती है कलेक्टर की, सेटलमेंट ऑफिसर की या लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की। फिर है कलेक्टर पावर्स, और कलेक्टर को किसकी पावर मिल सकती है, सेटलमेंट ऑफिसर की। ये एडिशनल पावर की बात की गई है। कमिश्नर एंड सेटलमेंट कमिश्नर पावर, अब देखिए कमिश्नर में गेट पावर ऑफ सेटलमेंट कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, पेशेंस रखना। अब ये सब सबके जो है आपके सर के ऊपर से जाएगा, जब मैं आपको इसके आगे बढ़ाऊंगी लिंक करके पूरा दिमाग में आपको ना इम्प्रिंट करा दूंगी, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, छोड़ नहीं सकती हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए पावर विल अप्लाई ओनली इन एरियाज केसेस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ये पावर कहाँ पर अप्लाई होगी, जो आपको मिल रही है सिर्फ उन्हीं एरिया में पावर अप्लाई होगी जहां पे आपको गवर्नमेंट ने बोली है, ठीक है। और ट्रांसफर रूल, अगर ऑफिसर ट्रांसफर्ड हो जाता है तो उसकी पावर कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अगर एक तहसीलदार था, एक नायब तहसीलदार था, उसको तहसीलदार की पावर मिली, ठीक है मिल गई। अब नायब तहसीलदार तहसीलदार जी की पावर को यूज कर रहा है। अब नायब तहसीलदार का हो गया ट्रांसफर, तो क्या उसकी पावर खत्म, तहसीलदार वाली नहीं, उसकी पावर कंटिन्यू रहेगी जब तक कि सरकार उसको हटाए ना। अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट का पावर का मतलब होता है जब कोर्ट के पास कुछ अपने में ही, जैसे अगर हमने सीपीसी में देखा था कि कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो इनहेरेंट पावर है ये सेक्शन 27 बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, कलेक्टर हायरार्की पावर। देखो जो कलेक्टर है उसके पास किसकी पावर होगी, ये इनहेरेंट ही है कि वो एसडीओ, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार इनकी पावर को यूज कर सकता है। कलेक्टर जितने भी लोअर ऑफिसर्स के लोअर ऑफिसर्स की सभी पावर को यूज कर सकता है। देखो सेक्शन 26 में क्या बोल रहे हैं हम, कि हम एक नायब तहसीलदार को तहसीलदार की पावर दे रहे हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ऊपर से जितने भी नीचे वाले हैं उन सबकी पावर ऑलरेडी आपके पास है, इसको हम इनहेरेंट पावर कह रहे हैं। समझ आया। अब सेक्शन 26-27 आप कभी नहीं भूलोगे, क्यों, 26 में हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 27 में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन एक बात आपको क्लियर करने के लिए, मतलब जो भी आपके सबऑर्डिनेट वाले ऑफिसर्स होते हैं उनकी पावर आपके पास होती है, इसको हम इनहेरेंट पावर में डाल रहे हैं। जैसे एसडीओ है वो एक असिस्टेंट कलेक्टर की भी पावर को यूज कर सकता है और तहसीलदार की भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा कि असिस्टेंट कलेक्टर जो एसडीओ है वो कलेक्टर की पावर को यूज कर ले,
ऐसा नहीं कहा गया है, इनहेरेंट पावर में। हमने जो सेक्शन 26 पढ़ा उसमें बेशक से ये बात की गई है, लेकिन इनहेरेंट पावर में नहीं। असिस्टेंट कलेक्टर की पावर को कौन यूज, असिस्टेंट कलेक्टर किसकी पावर को यूज कर सकता है? तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पावर को। फिर तहसीलदार किसकी पावर को यूज कर सकते हैं? नायब तहसीलदार की पावर को। और दे हैव पावर ऑफ तहसीलदार एंड लोअर ऑफिसर। ये जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं, ये सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं, ये ऑफिसर्स नीचे के सभी के काम कर सकते हैं। फिर होती है हमारी रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। ये जो इसके पास पावर होती है कलेक्टर, एसडीओ, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार की। अभी सेक्शन 28 बात करते हैं टेम्पररी सक्सेशन के बारे में। इफ हायर पोस्ट बिकम वैकेंट, टेम्पररी ऑफिसर गेट फुल पावर अंटिल गवर्नमेंट अपॉइंट समवन, ठीक है। तो खाली अगर पोस्ट है, खाली पोस्ट पर क्या हो सकता है? अस्थाई ऑफिसर को पूरी पावर यूज कर सकता है। देखो अगर आप सेक्शन 28 देखेंगे तो उसमें ना डेफिनेशन, उसमें जो हेडिंग लिखी है वो लिखी है ऑफिसर्स टेम्परली सक्सीडिंग टू परमानेंट वैकेंसीज। देखो मैं क्या कर रही हूँ कि एग्जैक्ट हेडिंग नहीं लिखती हूँ, तो जस्ट लिख देती हूँ। काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हेडिंग तो ऐसे है, तो देखो ये कुछ चीजें होती है कि आप थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई कीजिए कि अगर मैंने एग्जैक्ट हेडिंग नहीं लिखी है, पढ़ के देखिए क्या उसका वही सेंस आ रहा है, जिस्ट में वही लिखा है। अगर हाँ तो फिर मैंने उसको इजी करने के पर्पज से छोटा लिख दिया। जैसे मैंने लिखा टेम्पररी सक्सेशन, तो बेसिकली अब टेम्पररी सक्सीडिंग टू परमानेंट वैकेंसीज का मतलब तो यही होता है ना, टेम्पररी सक्सेशन। इसलिए मैं, ताकि आपको याद रहे, इस तरीके से लिखा कि उसका मतलब होता है खाली कोई खाली पोस्ट है तो उस पर अस्थाई ऑफिसर को पूरी पावर यूज करता है, ठीक है। पोस्ट बेशक खाली पड़ी, लेकिन अगर कोई अस्थाई ऑफिसर आया, टेम्पररी आया, लेकिन वो पावर उसकी पूरी तरीके से वैसे ही यूज करेगा, ठीक है। फिर हमारा कोई टेम्पररी एब्सेंस है, यहाँ पे तो क्या है, टेम्पररी सक्सेशन की बात हो रही है कि पोस्ट कोई वैकेंट है, यहाँ पे कोई टेम्पररी एब्सेंस है, ठीक है, ऑफिसर। उस केस में तो देखिए इक्वल या फिर हायर और लोअर ऑफिसर कैन टेक चार्ज टेम्परली। तो देखो अब मामला मतलब कोई तो हैंडल करेगा केस, तो कोई भी अवेलेबल ऑफिसर जो है वो क्या है, चार्ज ले सकता है उस एब्सेंस में। ये कोई भी ऑफिसर हैंडल कर सकता है। दूसरा रूटीन वर्क, वह सामान्य काम करता है, जैसे एक्टिंग जो ऑफिसर है वो परफॉर्म करेगा जो भी रूटीन ड्यूटीज होती है, ठीक है। उसके बाद नो ऑफिसर अवेलेबल, अगर कोई भी ऑफिसर नहीं है तो ऑफिसर क्लर्क केसेस को टाल सकता है, एडजर्न कर सकता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर में एडजर्न मैटर्स, ठीक है। और इसका जो मैंने आपको अभी क्या सबसेक्शन 3 बताया, ठीक है। एक सेकेंड आप वेट करना। हाँ सॉरी, सबसेक्शन 3 नहीं है, सेक्शन 28 में जिसका मैंने थर्ड पॉइंट आपको बताया, अगर कोई भी ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, सॉरी सेक्शन 29, मैं क्या कर रही हूँ, सेक्शन 29 का जो मैं इसमें आपको अभी ये वाला मैंने आपको बताया है, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर में एडजर्न मैटर्स। ये जो बात लिखी गई है सेक्शन 29 के बी पॉइंट में लिखी गई है, इफ in any officer of an equal rank, superior or inferior grade is not functioning at such headquarters or is himself also absent, the chief ministerial official of the official shall possess the power of adjourning from time to time any matter, case or proceeding। तो ये फिर क्या करेंगे, केसेस को टाल देंगे। एडजर्न वर्ड इसमें मार्क कर लो, ठीक है। ऊपर के दो चीजें, ये जो बात मैंने बताई है सबको पता है, लेकिन चीफ मिनिस्ट्रियल ये काम कर सकते हैं, ये बात ज्यादा लोगों को नहीं पता है, ठीक है। फिर है हमारा सेक्शन 30, पटवारी सर्कल्स क्या होते हैं। देखिए जो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, सेक्शन 30 बात क्या कर रहा है, फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ पटवारी सर्कल, ठीक है। पटवार हलकों का निर्माण तथा परिवर्तन, तो पटवारी सर्कल बनाना और बदलना सरकार की अनुमति से होता है। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स क्या करते हैं, फॉर्म्स एंड ऑल्टर्स पटवारी सर्कल्स विद गवर्नमेंट अप्रूवल। तो पटवारी सर्कल्स को बनाना ये सब का काम किसका है, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का है, लेकिन किसकी उसमें अनुमति चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए, ठीक है। फिर हमारा सेक्शन 31 अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारी। तो देखिए कौन करता है पटवारी की अपॉइंटमेंट, तो कलेक्टर अपॉइंट करते हैं पटवारी को फॉर ईच सर्कल फॉर लैंड रिकॉर्ड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो देखिए पटवारी की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, कलेक्टर साहब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अपॉइंट पटवारी को, कि जो जितने भी ये सर्कल, जितने भी ये ईच सर्कल है लैंड रिकॉर्ड्स के,
और आपको क्या करना है, देखो ये जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनका काम क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन का ही तो काम है। तो पटवारी साहब क्या कर रहे हैं, पटवारी साहब की नियुक्ति क्यों हो रही है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए, ठीक है। और, और कौन कर रहे हैं, कलेक्टर साहब कह रहे हैं पटवारी साहब को जाइए, आप रेवेन्यू कलेक्ट करके आइए, ठीक है। तो कलेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं पटवारी सर्कल को, पटवारी को कर रहे हैं फॉर ईच सर्कल, जिसको हम पटवारी सर्कल कहते हैं। तो सेक्शन 26 से 31 के एमसीक्यू देखिए, पावर अंडर सेक्शन 26 इज गिवन बाय। तो देखिए सेक्शन 26 हमने किस बारे में बात की कि जो एडिशनल पावर, क्योंकि मैंने आपको बात, देखो एक चीज याद रखना, 27 आपको हमेशा याद रहेगा, इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर में क्या है, हम जो ऊपर वाले अधिकारी है वो नीचे वाले अधिकारियों की पावर रखेंगे, इनहेरेंट पावर है। तो फिर ऊपर आप चलो जाओ, 26 में हमने क्या बात की थी, जो नीचे वाले अधिकारी उनको ऊपर वाले अधिकारियों की पावर मिल सकती है, एडिशनल पावर मिल सकती है। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 26 के अंदर एडिशनल जो है पावर की बात की गई थी, और वो एडिशनल पावर कौन दे सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट दे सकते हैं नोटिफिकेशन में जारी करके। सिंपल सी बात, सेक्शन 26। और देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, सेक्शन 26 के अंदर बच्चे पता नहीं क्या क्या पढ़ के चले जाएंगे, और क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कौन पावर दिलाएगा इनको, तो कौन दिलाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट दिलाएगी पावर, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेक्शन क्वेश्चन 2, हु कैन गेट पावर ऑफ कलेक्टर अंडर सेक्शन 27। किसको कलेक्टर की पावर मिल सकती है, हु कैन गेट पावर्स ऑफ कलेक्टर अंडर सेक्शन 27, कलेक्टर की पावर सेक्शन 27 के अंदर किसको मिल सकती है, तो देखिए तहसीलदार को मिल सकती है, अगर, क्योंकि हमने सेक्शन 27 में क्या बात की है, इनहेरेंट पावर की बात की है। सेक्शन 27 में क्या बात की गई, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। तो जो ये जितने भी तहसीलदार हैं, एसडीओ, असिस्टेंट कलेक्टर हैं, ये क्या है, हु कैन गेट पावर ऑफ कलेक्टर अंडर सेक्शन 27। एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है, क्वेश्चन फ्रेमिंग ये होगी, हु शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर एंड तहसीलदार, इन सबकी पावर्स को, ठीक है, ये समस्त शक्तियां किस में होंगी, तो कलेक्टर्स में होंगी। ये सभी लोअर ऑफिसर, ये जो सभी लोअर ऑफिसर्स हायर पावर्स ले सकते हैं। इन एडिशन टू द पावर specified in section 25 and 26, a collector shall have all the power of a sub-divisional officer and an assistant collector and a तहसीलदार, ठीक है। इन टेम्पररी वैकेंसी, उस वाले क्वेश्चन को आप कैंसिल ही मान लो, ठीक है, सेक्शन क्वेश्चन 2 इज कैंसिल। देखिए इन टेम्पररी वैकेंसी, हु एक्सरसाइज फुल पावर, जब वो टेम्पररी वैकेंसी है तो एक्सरसाइज कौन करेगा, फुल पावर, जो टेम्पररी सक्सेसर आया है वो फुल पावर को यूज करेगा। पटवारी को कौन अपॉइंट कर रहे हैं, पटवारी को अपॉइंट कर रहे हैं कलेक्टर साहब, क्यों भाई, रेवेन्यू कलेक्ट करके लाओ। पटवारी सर्कल को कौन बना रहे हैं, देखो ये सब काम होते हैं लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफिसर्स जो होते हैं। तो ये जो पटवारी सर्कल को कौन बनाएंगे, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। और आपको पता है ना डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड किस लेवल के अधिकारी है, किस लेवल के अधिकारी है डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, चलो बताना आप कमेंट बॉक्स में। कलेक्टर किसकी पावर, कलेक्टर के पास क्या क्या पावर है, खाली तहसीलदार की या खाली एसडीओ की, या एसडीओ की भी, बिल्कुल एसडीओ की भी, असिस्टेंट कलेक्टर की भी और तहसीलदार की भी। फिर है लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड को काम दिया, अब वो खुद थोड़ी ना काम करेंगे, वो क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल लेके क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, बना देंगे पटवारी सर्कल इनटू इंस्पेक्शन सर्कल। देखो जैसे कि बहुत सारे पटवारी सर्कल है, तो उन जैसे 6 पटवारी सर्कल है तो 3 पटवारी सर्कल के लिए एक जो है इंस्पेक्शन सर्कल को बना देंगे, ठीक है। फिर है गिरद्वार कानून गो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरद्वार कानून गो, ये इस एक्ट का सबसे पावरफुल व्यक्ति है भाई, बढ़िया व्यक्ति, ये बहुत काम करता है, लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर जिसको हम बोलते हैं। ये क्या है, कलेक्टर अपॉइंट करता है गिरद्वार कानूनगो को फॉर इंस्पेक्शन सर्कल, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे बनाए हैं ना ये इंस्पेक्शन सर्कल, हर इस इंस्पेक्शन सर्कल की सुपरविजन के लिए कलेक्टर ने अपॉइंट कर दिया है अब गिरद्वार कानूनगो को, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से कि देखो बहुत सारे पटवारी सर्कल हैं और इसका काम ढंग से चले, इनका हम इंस्पेक्शन सर्कल बना देते हैं, तो ऑर्गेनाइज कर दिया पटवारी सर्कल को, बहुत सारे पटवारी सर्कल का एक इंस्पेक्शन सर्कल बना दिया। अब क्या वो कर रहे हैं, इस इंस्पेक्शन सर्कल को
सुपरवाइज करने के लिए अब हम एक बनाएंगे गिरद्वार कानून, याद रखना, ठीक है। तो कलेक्टर क्या करेंगे, हर इंस्पेक्शन सर्कल में एक सुपरवाइज अपॉइंट कर देंगे, ये सुपरवाइजर है। फिर है सदर कानूनगो, अब क्या करेंगे, ये डायरेक्टर अपॉइंट, अब डायरेक्टर क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे सदर कानूनगो। सेक्शन 34 है ना आपके पास, उसमें बात की गई है सदर कानूनगो। तो डायरेक्टर है लैंड रिकॉर्ड के, वो अपॉइंट करेंगे सदर कानूनगो, क्या करेंगे, अब वो सुपरवाइज करेंगे गुरुद्वार कानूनगो को और पटवारी को, ठीक है। तो पहले तो देखिए पटवारी सर्कल बना, पटवारी सर्कल बहुत सारे थे तो उसको हमने मिला के एक इंस्पेक्शन सर्कल बनाया, उसका हेड हमने सदर कानूनगो को बनाया। अभी जो सदर कानूनगो है, ठीक है, अभी उसका हेड बनाया हमने गिरद्वार कानूनगो को। अब उस गिरद्वार कानूनगो को कौन सुपरवाइज करेगा, सदर कानूनगो, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन, पटवारी हो गया, कानूनगो हो गया, ये जितने भी रिलेटेड ऑफिसर्स हैं इनकी क्वालिफिकेशन वैसी होगी जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स बताएगी, ठीक है। फिर ड्यूटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जितने भी ये लैंड होल्डर्स होते हैं वो जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है, करेक्ट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। सही जमीन मालिकों को जानकारी देना अनिवार्य है, जमीन मालिकों को सही जानकारी देना अनिवार्य है। फिर हमारा देखिए सेक्शन फिर हमारा सेक्शन 37 से लेके 40 तक रिपील हो चुका है और सेक्शन 48 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। इफ यू आर liking the way I'm teaching, do subscribe my channel and don't forget to share this video with your friends.